हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन की और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। ये दोनों ही टॉपिक कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 82 से लेकर 86 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम अलग वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वो सारे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी एक एक्यूज की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए या तो कोर्ट समन इशू करता है या कोर्ट वारंट इशू करता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे समन इशू करना है, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि केवल समन इशू करने से बात नहीं बनेगी और हो सकता है कि एक्यूज जो है वो ना आए कोर्ट में। तो वहां पे कोर्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो समन की जगह पे क्या कर दे, वारंट इशू कर दे। ये बात है लिखी हुई हमारे सेक्शन 87 में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वारंट इशू करने के बावजूद भी कोर्ट को ये बिलीव होता है, कोर्ट को ये लगता है कि जो एक्यूज है वो हो सकता है एब्सकॉन्ड कर जाए या हो सकता है अपने आप को कंसील कर ले और वारंट को एग्जीक्यूट ना होने दे। उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करे और उस प्रोक्लेमेशन के द्वारा वो रिक्वायर करता है ऐसे पर्सन को अपने सामने अपीयर होने के लिए, और साथ ही साथ उसके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सके। ये सारी बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 82 से लेकर 86 के बीच में, जिनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्शन 82 क्या कहता है। सेक्शन 82 को लागू करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला ये है कि कोर्ट के पास होना चाहिए एक रीजन टू बिलीव कि जो पर्सन है वो अपने आप को क्या कर रहा है, या तो कंसील कर रहा है या ऑब्सकॉन्ड कर रहा है और वो वारंट को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। तो इसलिए वो प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, लेकिन उस प्रोक्लेमेशन में जो टाइम लिमिट होनी चाहिए वो इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डेज। उसके अलावा प्रोक्लेमेशन मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी पब्लिकली रेड in some conspicuous place of the town or the village where he resides, and it shall be affixed to some conspicuous part of his house and also affixed to some conspicuous part of the court. उसके अलावा कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करा सकता है इन सम डेली न्यूज़पेपर, जो कि उस एरिया में सर्कुलेट होता है जहां पे वो एक्यूज रहता है। इसके अलावा अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। अगर कोर्ट ने कोई एक स्टेटमेंट राइटिंग में दे दिया है कि इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से कंप्लाई किया गया था और उस दिन प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो इसके रिस्पेक्ट में कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शन 82 की, तो सेक्शन 82 के जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे क्या है, मैंडेटरी हैं एंड इंपरेटिव हैं। मतलब कि अगर सेक्शन 82 के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं हुआ है व्हाइल इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, तो वो प्रोक्लेमेशन इलीगल माना जाएगा। उसके अलावा हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, वो एम्पावर करता है हमारे कोर्ट को कि किसी एक पर्सन को वो घोषित कर सके एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये कोर्ट तभी कर सकता है जब एक्यूज जो है ही इज एक्यूज्ड ऑफ सम सीरियस ऑफेंस, उसने कोई सीरियस ऑफेंस किया हो और वो प्रोक्लेमेशन जो उसके लिए इशू किया गया था उसमें वो अपीयर नहीं कर पाया, जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था उसमें वो अपीयर नहीं हुआ। इसके रिस्पेक्ट में एक आईपीसी में भी सेक्शन 174 ए जोड़ा गया जो कि नॉन अपीयरेंस को पनिशेबल बनाता है। अब यहां पे बात खत्म हो गई हमारे प्रोक्लेमेशन की और अब हम बात करेंगे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की। तो देखिए, द कोर्ट विच हैज इशूड द प्रोक्लेमेशन, जिसने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस, और रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या कर सकता है, उस पर्सन की, जिस पर्सन जो अक्यूज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है, जिस समय वो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा था उसके पास ये रीजन टू बिलीव है कि वो पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से डिस्पोज कर रहा है या फिर उसका कोई पार्ट डिस्पोज कर रहा है या फिर वो पूरी या अपने प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर रहा है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो उस केस में साइमल्टेनियसली व्हाइल इशूइंग द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट कैन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो। अब प्रॉपर्टी जो अटैच हो रही है वो अगर डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो किस तरीके से अटैच की जाएगी, इट कैन बी अटैच्ड ईदर बाय सीजर और बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर or by an order prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on this behalf। और अगर प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है
तो अटैचमेंट कैसे होगा? बाय टेकिंग पोजेशन लेके होगा, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को आप अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनीवन ऑन हिज बिहाफ। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी एक ऐसी लैंड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करती है, तो उस केस में जो अटैचमेंट होगा दैट शैल बी डन थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड सिचुएटेड है। उसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी एक लाइव स्टॉक है या फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि पेरिशेबल नेचर की है, तो उस केस में कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो उस प्रॉपर्टी की इमीडिएट सेल करा सकता है, और उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी के सेल के बाद जो प्रोसीड्स आएंगे वो उनका क्या किया जाएगा, दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो कहेगा उस हिसाब से उसके प्रोसीड्स के साथ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 84 की। सेक्शन 84 ये कहता है कि 83 में मान लीजिए कोई अटैचमेंट हो गया, अब कोई ऐसा पर्सन है जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए है सेक्शन 84, और वो सेक्शन 84 के अंदर क्लेम कर सकता है या ऑब्जेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग दैट अटैचमेंट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि उसको ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है दैट शुड बी मेड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उसे करना होगा। और ये क्लेम सुनने के बाद उसका जो ऑब्जेक्शन है या क्लेम है वो अलाउ भी किया जा सकता है और डिसअलाउ भी किया जा सकता है इन होल और इन पार्ट। और ये ऐसा जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है वो उस अग्रीव्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। मतलब अगर अग्रीव्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके केस में उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नाउ सच क्लेम और ऑब्जेक्शन इज टू बी प्रिफर्ड इन द कोर्ट which has made the attachment। ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है ये उसी कोर्ट में किया जाएगा जिसने अटैचमेंट किया है। लेकिन मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जो है वो उस कोर्ट के लोकल लिमिट्स में अटैच नहीं है, तो जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स में अटैच है मतलब या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का जो सीजेएम है, फिर आपको उस कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, उस सीजेएम की कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। इसके अलावा एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, जिसका ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया गया है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, और ये सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए उसके पास 1 साल का वक्त मिलता है। और ये जो ऑर्डर है जिसने डिसअलाउ किया है वो ऑर्डर जो है जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है वो क्या रहेगा, इट शैल बी कंक्लूसिव इन नेचर। अगर जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसका रिजल्ट अपोजिट आता है तो ऑर्डर जो है वो अपने आप खारिज हो जाएगा, लेकिन जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है सूट का तब तक जो वो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, कंक्लूसिव रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 85 और 86 की। तो इसमें पहले हम 85 की जब बात करेंगे तो वो कहता है रिलीज, सेल और रेस्टोरेशन के बारे में। जो प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी उसके रिलीज, सेल और रेस्टोरेशन के रिस्पेक्ट में ये बात करता है, और ये कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड पर्सन टाइम पे आ जाता है कोर्ट के सामने, जो प्रोक्लेमेशन में टाइम दिया था उस टाइम के भीतर वो आ जाता है, तो वहां पे कोर्ट जो है ऑर्डर दे देगा कि प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाए और उसको थमा दी जाए जो प्रोक्लेम्ड पर्सन था। लेकिन अगर वो टाइम के अंदर नहीं आया तो वो जो प्रॉपर्टी है देन इट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे हो जाएगी। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है कि उस प्रॉपर्टी को 6 महीने तक नहीं बेचा जाएगा, 6 महीने तक उसको नहीं बेचा जाएगा। प्लस अगर सेक्शन 84 में कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो उस ऑब्जेक्शन के रिजॉल्व होने तक भी उसको बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और बात लिखी हुई है सेक्शन 85 में कि अगर कोई पर्सन विद इन 2 years ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने वॉलंटरी या तो आ जाए या फिर उसको लाया जाए कोर्ट के सामने और वो कन्विंस कर ले जाए कोर्ट को ये बिलीव करने में कि वो एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा था और उसके पास कोई नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का, उस केस में अगर प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो उसके जितने भी नेट प्रोसीड्स हैं वो उस पर्सन को वापस दे दिए जाएंगे, और अगर प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है तो वो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। इसके बाद हमारा सेक्शन 86 है, और सेक्शन 86 ये कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन आया 2 साल के बाद और उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं दी गई, उसको रिफ्यूज कर दिया गया डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपील कर सके। अपील कहां करेगा? अपील उस कोर्ट में की जाएगी जहां से ऑर्डिनरीली लाई करती है अपील फ्रॉम द फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट। ओके, तो जहां से ऑर्डिनरी अपील जाती है वहीं आप जाएंगे अपील करने के लिए अंडर दिस सेक्शन। तो हमने इस वीडियो में सेक्शन नंबर 82 से लेकर 86 को बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सेक्शंस को डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।